वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव। और इस न्यू इनिशिएटिव में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूज़पेपर्स की समरी। हमारा ये टारगेट रहेगा कि जितने भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लिंक करेंगे GS1 के साथ। ठीक है, GS1, GS2 एंड GS3 एंड GS4 इन सभी के साथ जो है वो लिंक कर पढ़ेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है वो GS1 का है, कौन सा टॉपिक GS2 का है और कौन सा टॉपिक GS3 का एंड 4 का। इस तरह से जो है वो हम लिंक करके पढ़ेंगे और साथ में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें किस तरह से एग्जाम में हेल्प कर सकता है, कहाँ पर जो है वो हम इसको एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए यहाँ से किस तरह से डाटा काम आ सकता है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इस न्यू इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर एज वेल एज जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो हमने शुरू किया है। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्पेस एक्स से रिलेटेड है। और इसमें अगर हम बात करें, स्पेस एक्स ने जो है वो भी रिसेंटली फैल्कन 9 रॉकेट से जो है वो इंडिया के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT। अगर हम इस सैटेलाइट के नाम की बात करें तो वो है GSAT-N2। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, 4700 kg की जो है वो ये सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया है फैल्कन 9 के जो रॉकेट है उससे। किसने लॉन्च किया है इसको? स्पेस एक्स ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, स्पेशली जो ये टॉपिक है वो GS3 से लिंक करता है, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से। लेकिन ये टॉपिक हमें कहीं ना कहीं एज एग्जाम्पल भी हेल्प करेगा ऐड करने के लिए जब हम इंडिया और USA के रिलेशंस की बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं US की अगर हम बात करें तो प्राइवेट आर्म है एलन मस्क की। तो एलन मस्क का ये जो है वो एक फाउंडर है इस ऑर्गेनाइजेशन के, स्पेस एक्स के। और इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए हेल्प कर सकता है ये कि इससे जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इंडिया और US के बीच में जो और स्ट्रांग हो गए। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह हम मणिपुर वायलेंस के बारे में आ रहा है। और ये जो है वो टॉपिक जो है वो लिंक करता है इंटरनल चैलेंजेस के साथ एक तरह से, या फिर अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के साथ। तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो हमारा IR2 यानी कि सॉरी GS2 में लिंक करता है एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी। और ये इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ में ये टॉपिक है तो 5000 ट्रूप्स को जो है वो डिप्लॉयड किया गया है, CRPF यानी कि सेंट्रल आर्म फोर्सेस के। और इसमें इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है जिस वजह से ये और न्यूज़ में रह रहा है, काफ़ी सारे जो अगर हम बात करें एडिटोरियल्स अगर आप देखोगे तो उसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आर्टिकल 356 की बात की जा रही है कि मणिपुर में अब जो है वो आर्टिकल 356 जो है वो लगा देना चाहिए। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल है क्या, क्योंकि क्वेश्चन देखो अभी न्यूज़ में हमें ये तो क्लियर हो गया कि न्यूज़ से एक करंट का टॉपिक मिल गया, लेकिन अभी हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल 356 से किस तरह से लिंक कर रहा है। और साथ में ये भी क्लियर होता है कि ये टॉपिक जो है वो GS2 का है। तो आर्टिकल 356 जो है वो एक तरह से जो है वो स्टेट इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है या फिर प्रेसिडेंट रूल। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले याद कर लो। देन उसके बाद जो हमें याद करना है इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये कि इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी। तो उस केस में जो है वो इसको यूनिटरी फीचर कहा गया है। सबसे पहला तो यही आता है कि ये क्या है, यूनिटरी फीचर है एक। ठीक है, हमारे संविधान का जो है वो यूनिटरी फीचर है। देन उसके बाद इसमें ग्राउंड्स होते हैं कि किस तरह से जो है वो इमरजेंसी लगेगी या क्या फीचर है। तो एक फीचर इसका सबसे पहला आता है, वो आता है कि इसको लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन कहा गया है। लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन जो है वो इसको कहा गया है। और उसके बाद ग्राउंड्स की अगर हम बात करें कि जो दो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, एक तो आर्टिकल 356 इटसेल्फ है कि जब जो है वो स्टेट जो है वो लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, वो फेल्ड हो जा रही है, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। तो आपका जो है वो आर्टिकल 356 के अंडर जो है वो प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लग जाएगा। और सेकंड जो ग्राउंड है वो है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में हमें वर्ड याद रखना है सिर्फ डायरेक्शन का, कि जब जो सेंटर से कोई डायरेक्शन आ रही है स्टेट के लिए और स्टेट उसको इग्नोर कर देता है, उसको नहीं फॉलो करता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में भी जो है वो आपका प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और लगेगा तो आर्टिकल 356 के अंडर ही, लेकिन ग्राउंड के लिए जो है वो आपका 365 पे जाएंगे। देन एक आर्टिकल और इससे जो है वो मिलता जुलता जो है वो न्यूज़ में आता है, वो आता है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 में सेंटर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, इंटरनल से भी, इंटरनल थ्रेट से भी और एक्सटर्नल थ्रेट से भी, इन दोनों तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर आर्टिकल 355। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनको हमें जो है वो साथ में जो है वो याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं इसके साथ लिंक करते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी जो है वो आपका GS2 के साथ लिंक करता है। और इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंटली कौन है।
ठीक है, प्रेजेंट में अभी कौन है, फर्स्ट कौन था, ये इंपॉर्टेंट रहता है, और ईयर इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से ईयर में इसको बनाया गया। तो ये की पॉइंट्स हम पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखो, दे फर्स्ट मेट द नेशनल ह्यूमन राइट चेयरपर्सन विजयला भारती श्यानी। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि नाम तो हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमें एक पॉइंट और इसमें से पढ़ना है साथ में, वो है जुडिशल बॉडीज़ का, कि कौन सी जो है वो जुडिशल बॉडीज़ होती है, क्वासी जुडिशल बॉडीज़ कौन सी होती है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ये क्लियर हम साथ में जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की अगर हम बात करें, जिनके जो है वो संविधान में आर्टिकल है, ठीक है, जो संविधान में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि संविधान में उनके आर्टिकल नहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी जो है वो एक लॉ, बैक इन लॉ, कानून के थ्रू बनाई गई है। देन उसके बाद क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिनके पास जुडिशरी से रिगार्डिंग जो कुछ पावर्स होती है। तो इस तरह से जो है वो हम इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टबल बर्निंग का है, और ये स्टबल बर्निंग एक तरह से लिंक करता है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी, और इसको हम GS3 में भी इंक्लूड कर सकते हैं। GS1 में भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और GS3 में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो ये इंक्लूड होता है। स्टबल बर्निंग का इशू और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत सीरियस कंसर्न है। इसके रिगार्डिंग जो है वो हमें एक एडिटोरियल और प्लस साथ में ऐसे भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और साथ में जो है वो हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो रिपोर्ट्स और डाटा भी होना चाहिए जब हम मेंस में लिख रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली का एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग यही है कि दिल्ली के जो स्कूल हैं, ठीक है, गो ऑनलाइन, दिल्ली के जो स्कूल होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो ये भी हमें एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि अगर क्राइसिस आ रहे हैं, हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें जो है वो सोल्यूशन ढूंढना है। तो वो सोल्यूशन जो है वो हमारा एक फॉर्म में हो सकता है कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर AI सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिजिटल इंडिया का हम एक परफेक्ट एग्जांपल लिख सकते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे तो चलो ठीक है, हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जैसे पोल्यूशन रिगार्डिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस केस में भी जो है हम ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये डायरेक्ट IR के साथ लिंक करता है, और ये जो है वो आपका GS2 का पार्ट है, और IR पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें बात की जा रही है कि इंडिया एंड नाइजीरिया विल ज्वाइन हैंड टू टैकल टेररिज्म, पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ये तीन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ये पूरा वर्ल्ड इस टाइम इनसे परेशान है, दैट इज़ टेररिज्म। सबसे पहले तो टेररिज्म। तो अब टेररिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ना यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले वो ये कि जितने भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है ना, टेररिस्ट विंग है, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे हाउथीज़ हो गए, या फिर जो है वो जो पाकिस्तान में एक्टिव जो ग्रुप है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप, जैसे कि तालिबान से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो गए, या इन सभी को हमें पढ़ना है। पायरेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, और ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो हम बहुत बड़ा इशू फेस कर रहे हैं ड्रग मैंस का, स्पेशली अगर हम बात करें जो हमारे बॉर्डर रीजन है, बॉर्डर रीजन में भी देखा जा रहा है ड्रग्स के रिगार्डिंग। तो इसमें जो इनिशिएटिव्स है उनको हम साथ में कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और नाइजीरिया के साथ हम रिलेशंस भी देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस है नाइजीरिया के साथ। प्लस मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको कवर कर सकते हैं, तो मैप में भी हम लोकेशन देख सकते हैं नाइजीरिया की, और साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ को भी जो है वो हम कवर कर सकते हैं कि कौन कौन सी इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है। प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि यहाँ के जो डेजर्ट, एक तो डेजर्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, साथ में जो जोग्राफिकल फीचर्स है उनको जरूर देख लेना कि जोग्राफिकली जो है वो कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स लिंक करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल के रिगार्डिंग है ये। तो ये भी जो है वो आपका GS3 के साथ लिंक करता है, और कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक के साथ ये टॉपिक जो है वो लिंक करता है। देन उसके बाद डिफेंस के साथ भी ये लिंक करता है टॉपिक, डिफेंस में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। इंडिया कंडक्ट हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर। तो ये एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं डिफेंस में। तो ये एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी में भी हमें हेल्प करेगा डाटा, और इसमें जो है वो हमें करंट से भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले ये भी याद रखना है कि उड़ीसा से इसको टेस्ट फायर किया है, तो ये रीजन भी पूछा जा सकता है। और इसमें DRDO की अगर हम बात करें तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट रहेगा जिस तरह से जो है वो अभी लाइक पुलिस के एग्जाम में भी अगर हम बात करें तो एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट रहती है। तो DRDO याद रखना 1858 में बन रखा है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है इसरो जो है वो आपका 1959 में, जो 1958 में जो आपका DRDO बना है, और इसरो बना है 1969 में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है वो हम याद कर सकते हैं दोनों के दोनों। देन उसका इसरो के जो भी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, और DRDO के कौन है वो भी आप बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर ये बात करें तो COP29 से लिंक करता है।
COP29 देखो डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो दैट मीन्स IR का पार्ट होता है, ठीक है, GS2। उसके बाद यही टॉपिक जो है वो आपको GS3 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ भी लिंक करता है, तो दोनों के साथ हम लिंक करके पढ़ सकते हैं इसको। और यहाँ पर बात की जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, यानी कि COP29 डिस्कशन फ्लैगिंग नो प्रोग्रेस मेड ऑन द इश्यूज क्रिटिकल टू द डेवलपिंग कंट्रीज। भारत का ये कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग जो इश्यूज है उनकी तरफ COP29 में ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि COP29 कहाँ पर हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो COP29 जो है वो अजरबैजान बाकू में हो रही है। इससे पहले COP28 कहाँ पर हुई थी उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। COP27 कहाँ पर हुई थी और 26। COP28 UAE में हुई थी। COP27 और 26 दोनों जो है वो साथ में पढ़नी है। 26 जो है वो ग्लासगो में हो रखी है, 27 कहाँ हुई है इसके बारे में आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश के रिगार्डिंग। तो ये भी टॉपिक जो है वो आपका IR से लिंक करता है, ठीक है। इसमें ये कहा है कि इंडिया बांग्लादेश हैव मेंटेन टाइज डिस्पाइट चेंजेस। जिस तरह से बांग्लादेश में अभी रिसेंटली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेस किया गया था और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले वो भी भारत में आ गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग ये कहा जा रहा है कि अभी स्टिल जो है वो इंडिया उस जो प्राइम मिनिस्टर थी फॉर्मर शेख हसीना, उनके साथ तो हमारे बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनके टाइम पे। तो अभी ये कहा कि उन रिलेशंस को हम अगेन जो है वो प्रमोट करेंगे। और बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर का जो है बॉर्डर शेयर करता है। आपको स्टेट्स भी पता होने चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स के साथ जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके CDS CAPF में पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैप। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो Rio 20 की यहाँ पर बात की जा रही है एक तरह से। और इसमें ये कहा गया है कि इंडिया और US, यहाँ पर पॉइंट समझना है कि इंडिया और US के बीच में बात की जा रही है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि पीपल सेंट्रिक जो है वो डिसीजंस जो है वो इंडिया और US के बीच में रहेंगे। यानी कि इंडिया और US के बीच में जितनी भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, अभी ये कहा जा रहा है कि उसमें पीपल सेंट्रिक जो है वो फोकस किया जाएगा। तो ये हमारे लिए जो है वो हेल्प कर सकता है एग्जाम में, और इसको हम लिख भी सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड भी। ये भी जो है वो आपका IR का जो है वो टॉपिक है, IR और GS2 में जो है वो ये हेल्प करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो एक तरह से हेल्थ क्राइसिस से भी हम इसको बता सकते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। और झांसी हॉस्पिटल में जिस तरह से जो है वो फायर का इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद जो है वो अराउंड 10 जो है वो छोटे बच्चों की, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, ठीक है, अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ थे ये, और इनकी जो है वो डेथ हो गई, ठीक है। ये तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमारे जो है वो थोड़े से इश्यूज उठते हैं कि जो हम सिक्योरिटी कंसर्न या सेफ्टी कंसर्न उसके रिगार्डिंग जो है वो इश्यूज रेज होते हैं। ये टॉपिक भी जो है वो आपका जो है वो एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के साथ लिंक करता है। और हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो GS3 के साथ जो है वो ये लिंक करता है। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कलीजियम के बारे में अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने प्रपोज किया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर। तो कलीजियम सिस्टम हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कलीजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस से लिंक करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो एक कलीजियम सिस्टम देता है, जिसमें 4+1 का जो है वो फीचर चलता है कि 4 जो है वो जजेस और एक CGI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी रिसेंटली जो है वो 51st चीफ जस्टिस भी बने हैं, और उनका नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन जो है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और ओथ भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख सकते हैं। और प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो CGI करवाते हैं। तो ये भी जो है वो हम समझ सकते हैं, दोनों आपस में जो है लिंक करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे इंपॉर्टेंट इसमें, वो आता है पहली बार ऐसा हुआ है फर्स्ट इन 15 ईयर्स, 2009 के बाद। तो ये हम इसको एज ए एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, और ये भी जो है वो IR का जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है। IR के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार ऐसा हुआ है 15 साल में, इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन US। यानी कि US में फॉरेन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 15 साल से चाइना चला आ रहा था 2009 से, लेकिन इस बार जो है वो भारत है। इस बार भारत के इंडियन स्टूडेंट जो है वो US में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। देन उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन की हमने बात की थी ना कि दिल्ली एयर पोल्यूशन का केस आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो AI सिस्टम को जो है वो यूज़ किया जा सकता है एजुकेशन के लिए। प्लस साथ में जो ये न्यूज़ बनी है इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉडर्नाइज ऑनलाइन पब्लिक ग्रेवेंसीज रिड्रेसल सिस्टम। तो ये भी जो है वो आपका एक तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, और ये GS2 का पार्ट है। इसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तरह हम ऐड कर सकते हैं कि सरकार वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है।
तो इसको हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और AI जो है वो आपका GS3 के साथ भी लिंक करता है, तो इसको पढ़ सकते हैं। AI पर हम अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। अब इसमें जो है वो देखो, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में यहाँ पर बात कर रखी है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, लाइक CH4 हो गया, ठीक है, CH4, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, या फिर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। साथ में उसके बाद ये भी क्लियर होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेज में किसका शेयर कितना है, कौन सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेज में। उसके बाद एक टॉपिक की यहाँ पर बात की जा रही है, दैट इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये जो NTP है, ठीक है, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर एक ईयर भी मेंशन कर रखा है कि इसको 1968 में लाया गया था। और फॉसिल फ्यूल को अगर हम रेगुलेट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, लाइक न्यूक्लियर वेपन्स की तरह, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि रेगुलेटिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक न्यूक्लियर वेपन। और न्यूक्लियर वेपन के रिगार्डिंग जो है वो हम एक ट्रीटी भी लेकर आए थे 1968 में, तो वैसे फॉसिल फ्यूल के रिगार्डिंग कहा जा रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट ये आता है कि क्या भारत ने जो है वो इसको ज्वाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है। जो ये NPT है, क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है, पहला तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट उसके बाद ये हो गया कि क्लीन एनर्जी को हम जो है वो इसके साथ में पढ़ सकते हैं। क्लीन एनर्जी के लिए जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक सोर्स बन सकती है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू प्रमोट क्लीन एनर्जी और सोर्सेज। और साथ में हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि हम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को भी रेगुलेट करेंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक बनता है न्यूज़ में, ये COP29 के साथ लिंक करके बनता है। तो एक तरह से IR के साथ भी हमें इसको लिंक कर सकते हैं, और GS3 में अगर हम बात करें तो है वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ भी जो है वो इसको लिंक कर सकते हैं। अब जो हमें पढ़ना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें याद रखना है वो ये कि एक जो टारगेट है हमारा नेट ज़ीरो का, वो इंपॉर्टेंट है कि नेट जीरो का जो हमारा टारगेट है वो हमें 2070 तक अचीव करना है। आपको बताना है साथ में कि यूरोपियन यूनियन ने कब तक का टारगेट किया है, चाइना ने कब तक का टारगेट किया है कि हमें नेट जीरो अचीव करना है। ये दोनों के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।